राजस्थान के नए सीएम तीरथ सिंह रावत महिलाओं पर तंज कसकर यहाँ बुरे फंसे दिखाई दिए। देखिए, मैं सुबह से बहुत सारे लोगों से कह चुकी हूँ और इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए नए पद में आए हैं, इस तरह का स्टेटमेंट उनको शोभा नहीं देता। ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को सोच समझकर पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए। आज के ज़माने में आप इस तरह की बातें करते हैं और कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है। ये बहुत गलत बात है और ये बहुत बुरी सोच है और इसी तरह के सोच की वजह से आज जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रही है उनको प्रोत्साहन मिले। तो बता दें आपको कि कई राजनीतिक दलों की महिला सांसदों ने तीरथ सिंह रावत के बयान की निंदा की है और करारा जवाब भी दिया है। तो बता दें आपको ये भी कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, सांसद जया बच्चन ने भी तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है। एक तस्वीर साझा करते हुए स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि रेप इसलिए नहीं होते कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, बल्कि तीरथ सिंह रावत जैसे लोग अपनी ड्यूटी नहीं करते, इसीलिए होते हैं। तो इस पर दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने इसी के साथ सोशल मीडिया पर चल रहे #रिप जीन्स ट्विटर का समर्थन किया और तस्वीरें भी साझा की। तो समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी इस विवाद पर टिप्पणी की। जया बच्चन ने यहाँ कहा कि पहले अपना पद संभाले क्योंकि अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, कृपया करके महिलाओं पर तंज न कसे। कैमरामैन हरपाल के साथ सादा बत्रा की। बांग्लादेश के एक हिंदू गांव में हिफ़्ज़ात-ए-इस्लाम के समर्थकों ने हमला किया है। सुनामगंज के शल्ला अपजिला में एक हिंदू गांव पर हिफ़्ज़ात-ए-इस्लाम के समर्थकों ने हमला किया। दरअसल एक हिंदू ने फेसबुक पोस्ट लिखकर बंगबंधु की मूर्ति का विरोध करने वाले हिफ़्ज़ात-ए-इस्लाम के संयुक्त महासचिव मौलाना मुफ्ती मामुनुल हक की आलोचना की थी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हिफ़्ज़ात-ए-इस्लाम के अमीर अल्लामा जुनैद बाबूनगरी, संयुक्त महासचिव मौलाना मुफ्ती मामुनुल हक और कई अन्य केंद्रीय नेताओं के संयुक्त महासचिव मौलाना मुफ्ती मामुनुल हक और कई अन्य केंद्रीय नेताओं ने सोमवार को डेरई अपजिला में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में मामुनुल ने बंगबंधु की मूर्ति का विरोध किया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कई कट्टरपंथी इस्लामी संगठन राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर रहे हैं। बंगबंधु की मूर्ति का हिफ़्ज़ात-ए-इस्लाम ने विरोध किया। इस विरोध का जब एक हिंदू ने फेसबुक पोस्ट लिखकर विरोध जताया तो उसके गांव पर हिफ़्ज़ात-ए-इस्लाम के समर्थकों ने हथियारों के साथ भीड़ भरकर हमला कर दिया। कैमरा पर्सन हरपाल के साथ अभिनंदन भारद्वाज, एनबी न्यूज़। शासन द्वारा जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गोल्डन कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। शासन से मिले निर्देशों के बाद जालौन में भी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाना शुरू हो गए हैं। अब यह गोल्डन कार्ड आयुष्मान कार्ड के नाम से बनाए जा रहे हैं। देखिए, शासन से हमारी 10 मार्च से 24 मार्च तक फ्री गोल्डन कार्ड बनाने के लिए आई है। पहले गोल्डन कार्ड के नाम से हम कार्ड इशू करते थे, अब उसको आयुष्मान के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस समय हमारे यहाँ लाभार्थी के परिवार जो है ना 1,05,042 लाभार्थी परिवार हैं, जिसमें से कुल लाभार्थियों की संख्या उस परिवार में लाभार्थियों की संख्या 52,52,10 है। ठीक है, जनपद में कुल गांव 11,51 है। इसमें हमारे जो गोल्डन कार्ड गत फरवरी माह में 27-22 गोल्डन कार्ड हमारे बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने का यह निःशुल्क अभियान 24 मार्च तक चलाया जाएगा। आपको बता दें कि गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए अब तक जन केंद्रों में 30 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद अब यह गोल्डन कार्ड मुफ्त में बनाए जाएंगे। साथ ही गोल्डन कार्ड का नाम अब आयुष्मान कार्ड कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड को लेकर जालौन सीएमओ उषा सिंह ने बताया कि निःशुल्क गोल्डन कार्ड बनाने का अभियान 10 मार्च से 24 मार्च तक चलाया जाएगा। जिले में अब तक 1,05,042 परिवारों को 5,25,210 लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा अभियान चलाकर अन्य लाभार्थियों को भी गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। एनबी न्यूज़ मयंक राजपूत, जालौन।
रमेश दिवाकर औरैया सदर विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि औरैया जनपद में मंडी समिति के पास ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाए। वहीं निर्माण कराने की अपनी विधानसभा में मांग रखी थी। सैकड़ों लोग जैसे यातायात से ये वाहनों से कुचल चुके हैं क्योंकि यहाँ कोई सुगम रास्ता नहीं है टावा जाने के लिए। वहाँ शहर में अंदर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो मजबूत में हमारे ये जितने भी हमारे ये वाहन लेके चलते हैं, आम जनता आती है वो उल्टा चलते हैं। जब उल्टा चलते हैं क्योंकि उनको कोई जगह नहीं है इसलिए ट्रक से कुचल जाते हैं, मोटरसाइकिल से। सैकड़ों लोग यहाँ मर चुके हैं और मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन उठाया, लोगों की मांग थी यहाँ 2 ओवरब्रिज बने जिससे कि सुगम रास्ता टावा शहरवासियों के लिए। और जो कानपुर से वाहन आते हैं जो अंदर आना चाहिए शहर की, जो बसें हमारी नहीं आ पाती हैं, उनको भी एक सुगम रास्ता मिल जाए जिससे यातायात का साधन अच्छा हो सके और जन हानि की बहुत कम संभावना रह जाए। आज सदर विधायक औरैया ने और उनके साथ में जो बाहर से टीम आई थी तो ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और रमेश दिवाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि आज दिन यहाँ पे ओवरब्रिज ना होने के कारण आज दिन हादसे होते रहते थे और इसका शीघ्र ही कार्य चालू करवाया जाएगा। शिवम पाल, ANB न्यूज़, औरैया। इस समय हम मौजूद हैं उदी मोड़ के चंबल पुल पर। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ था, इसके बाद इटावा की जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने इस पुल के भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया था। इसके बाद इस पुल की मरम्मत हुई है, पुनः इस पुल से भारी आवागमन शुरू हो। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे इस पुल से अभी भी मोहर्रम के जो ओवरलोड वाहन है वो लगातार निकल रहे हैं, जिससे चलते पुल आए दिन क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उदी मोड़ के चंबल पुल पर मौजूद हूँ जहाँ पर मोहर्रम का भारी मात्रा में अवैध परिवहन हो रहा है, जिसके चलते ये पुल है आए दिन क्षतिग्रस्त हो जाता है। हालांकि जिलाधिकारी के साफ तौर पर निर्देश है कि अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी पुलिस द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया जाए। इसके चलते यहाँ पर अवैध खनन परिवहन अभी भी जोरों पर जारी है। सनत तिवारी, ANB न्यूज़, इटावा। धार्मिक नगरी अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। आपको बताते चले कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं राम सेतु फिल्म के मुहूर्त के लिए आज अयोध्या आगमन हुआ है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य विमलेंद्र मोहन मिश्रा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के साथ साथ उन्होंने राम की पैड़ी जहां पर पिक्चर का दृश्य देखने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर दर्शकों की इतनी भीड़ थी कि अक्षय कुमार के जो सुरक्षा कर्मी थे उनको कार से उतरने के लिए मना कर दिया। ऐसे में काफी भीड़ होने के कारण उन्होंने अपनी सेल्फी पॉइंट मतलब जहां पर पिक्चर की शूटिंग होनी थी वहां तक वो कार से ही देख सके और अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। आखिरकार देखने वाली ये बात थी कि वहां पर दर्शकों का इतना हुजूम उमड़ा था अक्षय कुमार से मिलने के लिए और देखने के लिए, ऐसे में उनको बैरंग वापस लौटना पड़ा। अयोध्या श्री राम की नगरी को काफी विकसित करने के लिए एक तरफ सरकार वर्ल्ड क्लास सिटी बना रही है, वहीं अयोध्या को दूर दूर फेमस करने के लिए यहाँ पर सेतु बंधु के तहत एक फिल्म का आगाज होना है। उसके मुहूर्त के लिए आज फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का अयोध्या आगमन हुआ था। वीडियो पर्सन DK के साथ गौरव मिश्रा, ANB न्यूज चैनल, अयोध्या। मुंबई से सटे पालघर जिले में बोईसर पुलिस थाना अंतर्गत एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। घर में जो भाजी सब्जी काटने के लिए छुरी इस्तेमाल की जाती थी, उसी छुरी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या के बाद सवेरे 3:30 बजे के लगभग बोईसर पुलिस अंतर्गत स्टेशन बोईसर रेलवे स्टेशन पर जाकर खुदकुशी भी कर ली। अब देखना यह है कि उसके 2 मासूम बच्चे हैं जिसको कौन संभालेगा, कौन देखेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा, क्योंकि 11 वर्ष की बच्ची और 9 वर्ष का बेटा भी है। यहाँ पे पुलिस ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई कि प्रदीप कस्बे नाम के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने एक महिला पुलिस को लेके साथ जाकर उसके घर पे उन दोनों बच्चों को एक साइड में ले गए, जिससे कि बच्चों को इस बारे में ज़्यादा भनक ना लगे और ज़्यादा अफसोस ना हो। यहाँ पे इंसानियत पुलिस ने ये दिखाई कि दोनों बच्चों को घर से बाहर ले जाके दूसरी जगह पे रखा, जिससे कि उन बच्चों को ज़्यादा सदमा ना हो। लेकिन कब तक इन बच्चों को उसके बारे में छुपा के रखा जाएगा। कल 3 बजे के करीब महेंद्र यादव, इस आदमी ने अपनी पत्नी माधुरी महेंद्र यादव, उसका मामूली झगड़े के कारण
अपने घर में जो यूज़ होने वाली जो छुरी है उससे गला काटकर हत्या कर दी और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी की है। इस बारे में हमने FIR लॉन्च किया है उस महेंद्र यादव के खिलाफ और झगड़े का कारण हम ढूंढ रहे हैं। सर, महेंद्र यादव तो मृत हो गया है, तो अब शिक्षा किसको होगी और क्या होगा, कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी? उसके 2 बच्चे हैं, उनको बाद में जो NGO है उनके थ्रू उनको इंक्वायरी करके कि झगड़े का कारण क्या है। अभी तो फिलहाल वो इंक्वायरी करने का वक्त नहीं है, तो दोनों भी बच्चे जो सदमे में हैं, बाद में हम इसके बारे में झगड़े का कारण क्या है किसी NGO के थ्रू उनकी इंक्वायरी करके कारण निकालें। बच्चों को अब धीरे धीरे पता चलने लगा है कि माँ बाप दोनों भी नहीं रहे और उनके सर पे किसी का साया भी नहीं है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ अशद शेख, बोईसर, पालघर जिला। साल में एक आज ऐसा मामला आया जहां पर सरपंच की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सरपंच के परिजनों ने बताया कि वह सतना जिले के ताला थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं। पूरा मामला सरपंच अपने कुछ साथियों के साथ थाने में पैरोल के तहत गया हुआ था, जहां पर पुलिस कर्मियों के द्वारा सरपंच और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई। लेकिन मारपीट इतनी ज़्यादा हो गई सरपंच के साथ कि सरपंच की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने पर पुलिस कर्मियों के द्वारा उनके परिजनों को बुलाया गया और परिजनों के साथ उन्हें मैहर अस्पताल भेज दिया गया। मैहर अस्पताल में तबीयत में सुधार न आने के कारण उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा भेजा गया। इलाज के दौरान सरपंच की मौत हो गई। ये पुलिस द्वारा मारपीट हुई उनके साथ। कहाँ मारपीट? ताला थाना में। पूरी घटना बताइए, क्या घटना? अब गए, बुलाए तो वो गए कागज़ लेके। कागज़ में जो है तो दस्तखत कोई करना था TI साहब को, तो उन्होंने उनसे 5,000 रुपये मांगे थे, तो वो नहीं कर दिए कि पैसा हमारे पास नहीं हो, पैसा हम नहीं देंगे हैं। तो पैसा न देने से उनका मारपीट हुई और रात के भी उनको ज़बरदस्ती दारू पियाया और फिर रात के भी उनको ज़बरदस्ती जो है तो मारा गया। और अब 3 आदमी को तो बता रहे थे। शराब पुलिस नहीं पिलाई थी? हाँ, शराब पुलिस पिलाई थी और शराब पिया के उसको मारे थे। जिला सतना से ग्राम भगलपुर के निवासी हैं, जो कोई बताया जाता है पूर्व सरपंच की मृत्यु हुई है और इसका पोस्टमार्टम जो है वो होना है, मुझे प्रक्रिया में है अभी हमारे, और पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाए। पीड़ितों का कहना है कि वह जब लेकर आए और सरपंच वहां पे गए मिलने, तब वह पूरी तरह से सही थे, लेकिन थाने पर पहुंचने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि परिजनों ने शासन से पुलिस कर्मियों के ऊपर न्यायिक जांच करके कार्यवाही करने की मांग की है। कैमरा पर्सन प्रद्युम्न शुक्ला के साथ विजय तिवारी, NV न्यूज रीवा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कल कलेक्टर सभागार में एक क्राइसिस मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जिले के आला अधिकारियों ने ये बताया कि शिवपुरी में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बिना मास्क के लोग जो घूमते पाए जाएंगे उन्हें चालानी कार्रवाई से होकर गुजरना पड़ेगा। और जो सार्वजनिक स्थल पर भी जो शादी समारोह हैं उनमें भी अनुमति लेना पड़ेगी। तो देखने वाली बात यह है कि प्रशासन और कितना सख्त हो पाता है कोरोना के चलते। मैं जकी खान, ANV न्यूज़, शिवपुरी।
कि जनपद मैनपुरी में जघन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम नंगला राय में हुआ है। रात लगभग 12 बजे थाना किसनी के ग्राम नगला राय से एक सूचना आई कि रंगोली रूपाली नाम की महिला को उसके पति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर थाना पुलिस वहां पे पहुंची तो उनके परिजनों ने बताया कि नहीं, उनके पति से इनका कुछ विवाद था, उन्होंने गोली मार के हत्या कर दी। घटना जा भाई उससे बुला कर बिटिया गोली मार दी। किसने मार दी? दमाद मौत। किस मामले को लेकर मार दी? अब विवाद हो तो विवाद बहु घर पर लिबा लाई थी बिटिया। बेटे आए के फिर रात के करीब 11:30 बजे बुला के बुलाया, वो तुम्हारा बुलाया बेटिया मुँह तक लैटरिन जा रही है, लैटरिन गोली मार दी। धमाका भाई हम जागे देखा मेरे सामने खड़ा था और बाजे चला गया। अपनी ही पत्नी को एक पति ने शौचालय में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस घटना को बारीकी से जांच कर रही है। रजनीकांत तिवारी, ANV न्यूज़, मैनपुरी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया गया। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में भी मनाया गया। बेसिक शिक्षा के स्तर सुधारने के लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये उसमें से जो हमारा स्तर ऊंचा उठाना, उसी के कार्यक्रम में ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी में से हमें 100 दिन का एक कैंपेन करना है। जिन बच्चों का हमारा स्तर कम है, कोविड के कारण से जिनकी दक्षताओं में कमी आई है, इस 100 दिन में उन दक्षताओं को पूर्ण करना है और इसमें से एक परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा के आधार पर उन बच्चों की दक्षताओं का आकलन किया जाएगा। इसके बाद कोई रिमीडियल टीचिंग के द्वारा उन बच्चों को, यानी जो कमज़ोर रह गए बच्चे, उनको पुनः प्रयास करके उनकी दक्षताओं को प्राप्त करें। इसी कड़ी में चुरार विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर ब्लॉक में शिव शंकरी धाम के प्राथमिक विद्यालय पर भी प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम में अध्यापकों द्वारा चित्र का भी अवलोकन किया गया और बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी गई। मिर्जापुर से ANV न्यूज़ संवाददाता राम कुमार सिंह। उज्जैन में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आज एक धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें 100 लोगों से अधिक लोगों को कार्यक्रम करने के लिए परमिशन लेना बहुत आवश्यक कर दिया है। जागरूकता का जो अभियान है वो हमारे द्वारा ऑलरेडी चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके लिए स्पॉट फाइन का और खुली जेल का की कार्रवाई जो है वो भी कराई जा रही है। मैं सभी से अपील करूंगा कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करें। हमारी तरफ से माधवनगर अस्पताल के अलावा चरक अस्पताल को भी प्रारंभ कर दिया गया है। मरीजों की संख्या को देखते हुए प्राइवेट अस्पताल भी अलग से जो है इलाज कर रहे हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए किसी भी प्रकार के रैली को, जुलूस को, गैर को राज्य शासन के द्वारा ही प्रतिबंधित किया गया है। तो हमारे द्वारा भी धारा 144 का आदेश निकालकर उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और 100 से अधिक अगर व्यक्तियों का जमावड़ा होना या कोई कार्यक्रम होना है तो उसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जो है वो पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने धार्मिक जुलूस, गैर और जितने भी 100 से अधिक लोग इकट्ठे होने वाले कार्यक्रम है, इन सब के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि बिना परमिशन पे ये कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी ओर उज्जैन के लोग इतने लापरवाह हो चुके हैं जो बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजर के बाज़ार के अंदर घूमते दिखाई दे रहे हैं। जबकि उज्जैन कलेक्टर ने एक पहले निर्देश जारी करके कहा था कि जो लोग बिना मास्क के मिलेंगे उन पर 200 रुपये का जुर्माना और अस्थायी जेल भी जाना पड़ सकता है। उज्जैन से ANV न्यूज़ के लिए विजेंद्र यादव। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, ऐसे में अगर दिन की बात करें तो दिन में भी लगातार नगर निगम और पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर के पाकीजा शोरूम पर जहां पर करीब 50 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत थे और बगैर मास्क के यहां पर कर्मचारी कार्य कर रहे थे,
जिसको लेकर आज इंदौर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की है। और मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पीछे देखेंगे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकीजा शोरूम को सील किया गया है। ऐसा है कि इंदौर शहर में जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए शासन प्रशासन के जो निर्देश हुए हैं हम लोगों को, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। जो लोग भी कोरोना प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई, स्पॉट फाइन की कार्रवाई और दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। पहले भी दुकानों और संस्थानों को हमने सील किया था, लेकिन कई महीनों से ये कार्रवाई रुकी हुई थी। पुनः वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आज से ही ये कार्रवाई शुरू की गई है। आज 16 दुकान संस्थान हमने सील किए हैं, उनमें पाकीजा नाम का संस्थान भी है। यहाँ पर करीब 50 से ज़्यादा कर्मचारी थे जो बगैर मास्क के पूरी तरह से नगर निगम और जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन का क्राइटेरिया बनाया गया है उसका उल्लंघन करते हुए यहाँ पर बगैर मास्क के कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद नगर निगम को इसकी शिकायत की गई, जहाँ पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो पाकीजा शोरूम संचालक हैं और उनकी पूरी शोरूम को सील किया गया है। साथ ही एक बड़ी चालानी कार्रवाई भी की गई है। हम आपको बता दें, जहां इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, वहीं अगर दिन की बात करें तो दिन में भी कई ऐसे शोरूम और ऐसे कंपनियां हैं जो लगातार इन नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण अगर कहीं बढ़ रहा है तो वो है इंदौर। और इंदौर में जहां पुलिस प्रशासन और नगर निगम बार बार लोगों से अपील कर रहा है, मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं पर पाकीजा शोरूम की अगर बात करें तो आज सील किया गया है। चूँकि नगर निगम अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो कर्मचारी थे, 50 से ज़्यादा कर्मचारी अंदर कार्यरत थे और बगैर मास्क के यहाँ पे कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर आज नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पूरा शोरूम सील किया है। इंदौर से एनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रदूषण दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं हर तरीके से आम आदमी पार्टी कोशिश करती नजर आ रही थी, मगर जिस तरीके से 10 बड़े शहरों के अंदर दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन बताया गया, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता की गई, जिसके अंदर कहा गया कि जो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्यों के अंदर जितना पॉल्यूशन है उतना कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर नहीं, और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने निरंतर कोशिश की है। मगर जिस तरीके से बात करें इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुहिम जरूर अच्छी है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का जो पर्यावरण के अंदर फैलता है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन रुकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी आएंगी तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का खतरा भी कम होगा। मगर जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता करते हुए प्रकाश जावड़ेकर के ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता ने जिस तरीके से हमला किया, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से पर्यावरण दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पर्यावरण बिल्कुल खराब होता नजर आ रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या फिर भाजपा की तरफ से हो। मगर कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन के बढ़ने से दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनको स्वस्थ रहने के लिए सांस यानी कि जहरीली हवा से कहीं ना कहीं निपटारा होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं देखना है शुद्ध हवा कब तक मिल पाएगी या फिर इसी तरीके की राजनीति मिलेगी जनता को। दिल्ली ने तीनों थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए, मगर दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर, जिसको हम एनसीआर कहते हैं, वहां पे 13 कोयले से चलने वाले प्लांट आज भी चल रहे हैं। 2015 से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देके कह रहा है कि इन प्लांटों को बंद किया जाए, इनकी पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी में बदला जाए, मगर इसके बावजूद हर 2 साल बाद इनकी जो डेडलाइन है वो पूरी हो जाती है, ये अपना काम नहीं करते हैं। और केंद्र सरकार, एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इनकी डेडलाइन हर बार 2 साल बढ़ाते हैं। क्या साठगांठ है प्रकाश जावड़ेकर की कोयला की लॉबी के साथ, ये मैं नहीं जानता, मगर हर 2 साल बाद एनवायरमेंट मिनिस्टर इनकी डेडलाइन बढ़ाते हैं और ये जहरीला धुआं दिल्ली के एनसीआर के पर्यावरण में लगातार 24 घंटे उगल रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से राजनीति खत्म हो पाएगी या फिर इसी तरीके से चलता रहेगा सब कुछ। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। विधायक संजय गुप्ता जी ने आज गांव की चौपाल में जाके लोगों की समस्या सुनी। एक घर में जो प्रधानमंत्री के पात्र थे उनको न देते हुए सेक्रेटरी की यहाँ काफी बड़ी लापरवाही देखी गई। मौके पर विधायक जी आप पूछते क्या है विधायक जी,
देखिए ऐसा है, इस गांव में मेरी आज चौपाल है। सभी अधिकारियों के साथ मैं गांव-गांव चौपाल कर रहा हूं। चौपाल में अभी मेरे पास ये एक शिकायत आई कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर कच्चा है और सूची में नाम था मगर हमारे सूची से नाम काट दिया गया है, हमको अपात्र घोषित किया गया है। उन्होंने सचिव पे, सेक्रेटरी पे आरोप लगाया। मैं यहाँ मौके पे स्वयं आया, देखा, घर के अंदर घुस के देख रहा हूँ, पूरी गृहस्थी है इस घर के अंदर, पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। इनका इस गांव में इसके अलावा कोई ना मकान कच्चा है ना पक्का है और ये 100% पात्र हैं। अब सचिव भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पात्र हैं और यहाँ पे खंड विकास अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर मैं पूरे गांव का सर्वे कराकर जितने भी इस टाइप के लोग छूट गए हैं उनको सम्मिलित कराता हूं और ऐसे सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए मैं आज ही पत्र लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई भी कराऊंगा। अब छपरा डाल के अब किसी तरह से गुजर कर रहे हैं, कहाँ जाएं? रात में पानी बरसने लगा था, कहीं उसके घर कहीं उसके घर, भाग भाग के बच्चे लेके जाते हैं। अधिकारी से आपने शिकायत नहीं की? नहीं, अधिकारी से क्या, निर्भय प्रधान के पास जाते रहे हैं, वो सुनाई नहीं करत रहे हैं। अब जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कब ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। ऐमान एनबी न्यूज।